मौर्य साम्राज्य। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे भारत को पहली बार एकीकृत कर शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। यह साम्राज्य 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी महानता सम्राट अशोक के शासनकाल में चरम पर पहुंच गया था। इस लेख में हमें मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विश्लेषण करने को मिलता है, जिसे इसकी स्थापना, शासन प्रणाली, आर्थिक विकास, व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र, समाज, कला, संस्कृति, सैन्य शक्ति और पतन के कारण में समझेंगे। हम इनका मतलब पतन का भी क्या कारण था ये हम समझेंगे। इसमें जो है ना, विकास, व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र, समाज, कला और साहित्य, शासन प्रणाली के बारे में हम जो है ना आज चर्चा करेंगे। आप लोग को बताएंगे कि ये जो है ना मौर्य साम्राज्य का उत्कृष्ट कितना जो है ना कहां तक फैला था और कितने अपने चरम पे था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य और नंद वंश का पतन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो मगध के नंद वंश को हराकर सत्ता में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जो है ना पूरे तरीका से शिक्षित किया था? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त को इस सफलता में चाणक्य कौटिल्य का मार्गदर्शन प्राप्त था, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था और साम्राज्य को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर ने युद्ध में कई बार संधि की थी। किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान पर अधिकार मिला था। समझ गए ना? किससे? सिकंदर के सेनापति सेलुकस से जो संधि हुई थी, उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर सीधा अधिकार मिल गया था। यूनानी इतिहासकार जैसे मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन का वर्णन किया है, जो अपने इंडिका ग्रंथ में लिखा है। समझ गए? अब मेगास्थनीज ने भी अपने इंडिका में लिखा है, इस बात का जो है ना विवरण दिया है, साफ तरीका से स्वीकार किया है। मौर्य शासन प्रणाली की तरफ अगर हम आए तो मौर्य प्रशासन बहुत ही संगठित और केंद्रीकृत था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में अगर हम बांट के देखें तो इसमें कौन कौन से आएगा? अगर बांटना ही पड़ेगा, वर्गों में बांटना ही पड़ेगा। विदाउट वर्गों में बांटे हुए आप नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा ये। सबसे पहले हम देखेंगे राज एवं मंत्रिमंडल को। राजा सर्वशक्तिमान था और उसके पास संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार उसके हाथों में था। किसके हाथ में? राजा के पास। और राजा को शासन चलाने में एक मंत्री परिषद की सहायता प्राप्त थी, जिसे प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री आदि होते हैं। आज भी आप देखते होंगे, हमारी शासन प्रणाली देखते होंगे कि कैसे मंत्री परिषद का जो है ना उपयोग किया जाता है और मंत्री परिषद के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये उस टाइम में भी था। अगर मोटे तरीका से अगर आप लोग समझेंगे तो प्रशासनिक इकाई की तरफ आ जाइए आप। मौर्य साम्राज्य की कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। अगर मौर्य प्रशासनिक में आप लोग देखेंगे तो इसमें भी कई विभाजित किया जा सकता है। आप लोग आइए, चलिए अब देखिए, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में बांटा गया था। समझ गए ना? किस प्रांतों में बांटा गया था? जैसे आज भी आप लोगों ने देखते होंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जो है आप लोग देखते होंगे साउथ वेस्ट, देखते होंगे ना, साउथ ईस्ट। समझ गए आप लोग? इधर में फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखते होंगे 4 क्षेत्र बच गए ना, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और आपको पूरब। तो ये उसी तरह उस शासन प्रणाली में भी 4 भागों में बांटा गया था। क्या बांटा गया? उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत में कौन सा आता है? तक्षशिला आता था। दक्षिणी प्रांत में क्या आता था? सवर्णगिरी आता था। पूर्वी प्रांत में पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी, और पश्चिमी प्रांत में क्या था? उज्जैनी। 4 प्रांतों में भी मौर्य साम्राज्य में बटा हुआ था। स्थानीय प्रशासन, गांवों का प्रशासन, ग्रामीण और नगरों का प्रशासन नगर अध्यक्ष संभालता था। अब अर्थव्यवस्था की तरफ हम आएंगे तो क्या देखेंगे? इकोनॉमिक की अगर हम बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था और व्यापार। मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और कर पर आधारित था। समझ गए? मौर्य साम्राज्य में भी करों का जो है ना, जैसे आज हम टैक्स हमारी सरकार लेती है, टैक्स लगाती है,
उसी तरह उस टाइम में भी थे। कौन कौन से टैक्स थे ये हम देखते हैं, जो समझ गए ना। सबसे पहले हम देखेंगे भूमि कर भुगतान मूल राजस्व स्रोत था, जो केवल उपज का 1/4 से 1/3 तक होता था। उसके बाद दूसरा टैक्स लगता था व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों और बंदरगाहों के विकास किया जाता था। देखिए सड़कों और बंदरगाहों पे भी टैक्स लगता था, लगता है ना भाई, आज भी तो लगता है ना। देखते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या टोल फ्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, आप जो टैक्स टोल टैक्स देते हैं वो क्या है। और जो कृषक हैं, समझ गए ना, जो किसान है उन पे भी तो टैक्स लगता है ना, भूमि पे भी तो टैक्स लगता है ना, ऐसा थोड़ी एक नहीं लग रहा है आज भी। तो वही सारा अभी का जो सिस्टम है ना, इसी सिस्टम उस टाइम में भी था, उसी सिस्टम को अडॉप्ट करके हम जो है ना आज चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों और बंदरगाहों का भी जो है प्रबल तरीका से विकास किया जाता था और उस पर टैक्स भी लगाए जाते थे। भारत, यूनान, रोम, चीन, मध्य एशिया से व्यापार संबंध थे। अब देखिए यहाँ पे विदेशों से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उस टाइम पीरियड में भी, प्राचीन काल में भी हो रहा है। ये नहीं है कि प्राचीन काल में नहीं हो रहा था और उस पर टैक्स नहीं लगता था। सिक्कों का प्रचलन था और राज ने खदान उद्योग, जलाशय और कृषि विकास को नियंत्रित किया था। समझ गए ना, जलाशय को भी और कृषि का भी विकास किया गया था और इस पे भी टैक्स लगते थे। मौर्यकालीन समाज और संस्कृति, समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के अनुसार लोगों के कार्य निर्धारित होते थे। मतलब लोग कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट होगा और कौन कौन से कार्य करेंगे और उस डिपार्टमेंट में कितना कर लगेगा, ये भी था। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी, फ्रीडम नहीं था उस टाइम में। धार्मिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समावेश देखने को मिलता था। और कला में देखेंगे तो मौर्यकालीन कला में ही स्तूप विहार और मूर्ति कला प्रसिद्ध है। समझ गए ना, बहुत बड़े पैमाने पे भी जो है ना स्तूप कला का निर्माण किया गया था, स्तूप विहार का निर्माण किया था, मूर्ति कला का भी निर्माण इस पीरियड में हुआ था। आर्ट एंड कल्चर में अगर मौर्य साम्राज्य में अगर हम देखेंगे तो सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य की उत्कर्षता, धर्म नीति और बौद्ध धर्म का प्रचार, ये मेन रहा है अशोक का, याद रखिएगा। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा तथा धम्मा नीति का प्रचार किया था। उन्होंने अनेक स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बड़े पैमाने पे पेड़ भी लगवाए थे, कुएं भी खुदवाए थे, धर्मशाले भी बनवाए और मतलब एक तरह से धार्मिक नीतियों का जो है ना जलाशय भी बनवाया, कुआं भी खुदवाया और धम्म नीति के द्वारा हर धर्मों का संरक्षण भी दिया उसने। उनके शिलालेख ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी पाई गई है। अशोक के धम्म नीति में समाज जो बोला जाए सदाव, अहिंसा, दयालुता, लोक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता की भी बातें शामिल थी। समझ गए आप लोग। धम्मा के नीति में ये 5 चीजें अशोक ने शामिल किया था, याद रखिएगा ये 5 पॉइंट। मौर्य सेना और कूटनीतिक, मौर्य सेना में कूटनीतिक कहां तक प्रबल थी और कैसे कूटनीतिक से जो है ना अपने साम्राज्य को विस्तार किया मौर्य साम्राज्य ने। मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत विशाल और संगठित थी, जिससे पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी दल शामिल थे। 3 तरह के थे, याद रखिएगा। ये क्या थे? सेना में संगठित थे, जिसमें पैदल सेना भी थी, घुड़सवार भी थी और हाथी दल भी शामिल थे। अशोक के शासनकाल में युद्ध नीति के बजाय शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई थी। कलिंग युद्ध के बाद से जो है ना अशोक ने एकदम शांति का मार्ग अपनाया। चाणक्य की अर्थशास्त्र में कूटनीति का और गुप्तचर तंत्र का उल्लेख भी मिलता है। गुप्तचर भी होती थी उस टाइम में, गुप्तचर में विश्व कन्याओं का भी योगदान रहता था। समझ गए ना, ये जो है ना आपको चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी उल्लेख किया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व, ब्राह्मण विरोधी आर्थिक संकट और प्रशासनिक कमजोरी। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। प्रशासन में भ्रष्टाचार, सैनिक शक्ति में कमी आई थी। समझ गए ना, उस टाइम में भी जब भ्रष्टाचार अशोक के टाइम में जब फैलने लगा और उसके उत्तराधिकारी निर्पूर्ण होते चले गए तो मौर्य साम्राज्य के पतन के
कारागार की तरफ बढ़ता चला गया। मौर्य शासन का ब्राह्मणों को विरोध बढ़ गया था। मौर्य साम्राज्य में मतलब अशोक का ब्राह्मणों का विरोध बढ़ गया था। किस लिए बढ़ गया था? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था और अपना लिया था, प्रचार प्रसार कर रहा था। तो जो है ना, ब्राह्मणों को ये डर था कि कहीं जो है ना ये हमारे धर्म पे चोट कर रहे हैं अशोक, तो अशोक के खिलाफ हो गए पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी, समझ गए। अतः अंतिम शासक वीरभद्र मौर्य ने उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर गंगू वंश की स्थापना की थी, समझ गए ना। अब यहाँ पे वीरभद्र मौर्य की जो सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने थे 185 ईस्वी में किसको मारकर, वीरभद्र मौर्य को मारकर गंगू वंश की स्थापना की थी, समझ गए। और अगर हम निष्कर्ष में देखेंगे तो क्या देखेंगे, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था जिसने पहली बार संपूर्ण भारत को एक शासन के अंतर्गत लाया गया था। यह प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहयोगिता और सैन्य शक्ति का प्रतीक था। अशोक की धामा नीति ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला था और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर प्रचार किया था। हालांकि कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक विफलता और आंतरिक विद्रोह के कारण इसका पतन हो गया था। समझ गए, मौर्य साम्राज्य अशोक तक ही जो है आपको पूरा एक तरह से संगठित संचालित होता रहा और अशोक के उत्तराधिकारी ने जो है ना मौर्य साम्राज्य को विघटन करने के लिए जो है बोला जाए एक तरह से अग्रसर किया।